चलो बेटा रिवाइज करो जल्दी से। इसके बाद हम लोग अगले बढ़ते हैं। हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे, वो पढ़ रहे थे ह्यूमन बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, ठीक है। तो बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में हम लोग रिवाइज करेंगे। ए बोल कौन रहा है, बोलो मत और जल्दी से रिवाइज करो, फिर हम लोग अगले बढ़ेंगे। कल ऐसा हुआ था, मैं क्लास ले रहा था तो उसमें डाटा 100% का मैसेज आ गया। अब मैं क्या करता, वाईफाई उस टाइम कनेक्ट नहीं था, तो मैंने कहा छोड़ो कल ही करते हैं क्लास। चलो एक बार मैं रिवाइज करवा रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद हम लोग अगले बढ़ेंगे, ठीक है। मैंने कल जो चैप्टर स्टार्ट किया था उसका नाम था बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। मैंने कल आपको बताया था ये बात, बैठो इधर बैठ जाओ, कहीं बैठ जाओ। बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन का मतलब ही था सिंपल सा कि बॉडी फ्लूइड जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं हमारी बॉडी में, 2 टाइप के। कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के। मैंने कहा था एक होता है ब्लड और दूसरा होता है लिम्फ। आप लोग ब्लड को बहुत अच्छे से जानते हो और आप लोग लिम्फ को भी जानते हो। मैंने कहा था ब्लड का मतलब होता है कि हमारी पूरी बॉडी में जो ब्लड का मेन काम होता है वो क्या होता है बेटा, ट्रांसपोर्टेशन। चाहे वो ऑक्सीजन हुआ, चाहे वो CO2 हुआ, या फिर कोई हार्मोन्स हो गया, कोई अदर सब्सटेंस हो गया, कोई भी चीज अगर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट यानी कि अगर जा रही है तो वो कौन कर रहा है, ब्लड। कौन कर रहा है, ब्लड। ब्लड का काम होता है, आप लोगों को पता है। अच्छा, ब्लड सर्कुलेशन वेस्कुलर सिस्टम जो स्टार्ट हुआ था मैंने कल बताया था एनिलिडा से हुआ था। इसके बाद ऊपर के इतने एनिमल्स होते हैं, अगर उनमें कोई भी चीज का ट्रांसपोर्टेशन होगा तो वो किसके थ्रू होगा, ब्लड के थ्रू। दूसरा हमने देखा था कि ब्लड के लिए आपको बताया एक प्रॉपर सिस्टम है हमारी बॉडी में सर्कुलेशन के लिए, इसमें हार्ट इन्वॉल्व होता है जो पंप करता है। दूसरा मैंने कहा था जो इन्वॉल्व होता है वो होता है आर्टरी, वेन्स, यानी कि जिन्हें बोलते हैं हम लोग ब्लड वेसल्स। क्या बोलते हैं, उसमें प्रॉपर ब्लड सर्कुलेट होता है। और आपको पता है जो भी चीजों का ट्रांसपोर्टेशन होना है एक जगह से दूसरी जगह, वो सारा चीजें होता रहता है, ठीक है। दूसरा एक चीज आती है यहाँ पे लिम्फ। आपको मैंने बताया कि हमारी बॉडी में एक लिम्फेटिक सिस्टम होता है पूरा। लिम्फ का मतलब सिंपल सा होता है जो ब्लड होता है जब वो फिल्टर होता है, क्या होता है, फिल्टर। तो वही क्या, उसे क्या बोलते हैं, लिम्फ। कल मैंने आपको बताया था ब्लड, प्लाज्मा, लिम्फ और सीरम, इन चारों में क्या डिफरेंस होता है। मैंने कहा था ब्लड जो होता है उसमें प्लाज्मा और ब्लड सेल होती हैं। ब्लड सेल 3 टाइप की होती हैं, RBC, WBC और प्लेटलेट। इसके बाद मैंने कहा था दूसरा होता है प्लाज्मा। प्लाज्मा में मैंने बताया था वाटर होता है, प्रोटीन्स होता है। इसके बाद तुम्हारे बहुत सारे आयंस होते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं। ये सब चीजें किसमें होती हैं, प्लाज्मा में। और प्लाज्मा और ब्लड सेल को मिला के क्या बनता है, ब्लड। क्या बनता है, मैंने ऐसे बताया था आपको कि ब्लड का मतलब सिंपल सा होता है, अगर हम ब्लड की बात करें बेटा तो मैंने कहा था ब्लड के पास 2 चीजें होती हैं, एक होता है प्लाज्मा और एक क्या होता है, ब्लड सेल। और ब्लड सेल में RBC, WBC और प्लेटलेट्स आएंगे। इसके बाद मैंने बताया था आपको RBC का दूसरा नाम बेटा क्या होता है, इराइथ्रोसाइट। WBC का होता है ल्यूकोसाइट। और तीसरा तुम्हारी जो प्लेटलेट्स होती हैं उनका नाम होता है थ्रोम्बोसाइट। ये पता है आप लोगों को। सबसे ज्यादा जो नंबर होता है सेल का वो होता है RBC का। RBC का होता है 5 से 5.5 मिलियन पर mm³। WBC का होता है 6000 से 8000 और प्लेटलेट्स का होता है 1.5 लाख से 3.5 लाख। ये सब पर mm³ में होता है, ठीक है। RBC के बारे में कुछ बातें आपको ध्यान रखने से, लाइफ स्पेन मैंने बताया था 120 डेज होता है। इसके बाद RBC का फॉर्मेशन बोन मैरो में होता है। तीसरा ग्रेवयार्ड ऑफ RBC हम किसे बोलते हैं, स्प्लीन को। किसे बोलते हैं, RBC का जो मेन काम होता है वो सिंपल सा होता है ऑक्सीजन और CO2 को ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है, सेल तक पहुंचाना और सेल से CO2 को लेके आना।
ये क्लियर है आप लोगों को? इसके बाद मैंने कहा था WBC का जो मेन काम होता है वो होता है इम्यूनिटी में हेल्प करना। इम्यूनिटी का मतलब सिंपल सा होता है प्रतिरक्षा तंत्र, यानी कि जो भी हमें डिजीज लगती है बॉडी में, आप लोग पता नहीं कितने टाइप के पैथोजन हमारे आसपास घूम रहे हैं, लेकिन क्या हमें डिजीज लगती है? हमेशा नहीं लगती है, क्योंकि हमारी बॉडी में एक इम्यून सिस्टम होता है पूरी तरीके से, जो हमारी क्या करता है? रक्षा करता है। ऐसा मैंने कहा था इम्यून सिस्टम, इम्यूनिटी के बारे में मैंने कल आपको समझाया था। मैंने कहा था इम्यूनिटी जो 2 टाइप की होती है, एक वो होती है जो हमें माँ बाप से मिलती है, और एक वो होती है जो जन्म के बाद हम रिसीव करते हैं। जैसे मैंने कहा था स्किन, आपका म्यूकस, तीसरा बताया था आपके पास क्या होते हैं? HCl, सलाइवा में होता है लाइसोजाइम, इसके बाद टीयर्स, हमारी आंखों में होते हैं टीयर्स। ये सब हमारे क्या होते हैं? जो हमें माता पिता से फ्री मिलती है, इन्नेट इम्यूनिटी, सही है। एक होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जो हम लोग बाद में रिसीव करते हैं। जैसे मैंने कहा था आप लोगों से कि जब बच्चा जन्म लेता है उसके बाद जो भी उसे डिजीज लगेगी पहली बार, उसके बाद हमारे ब्लड में क्या बन जाती है? एंटीबॉडी। एंटीजन होता है वो हमें डिजीज कॉज करता है, और एंटीबॉडी जो होती है उस पर क्या करती है? अटैक करती है। क्या करती है? जब तक हमारे ब्लड में कोई भी पैथोजन नहीं आएगा तब तक उसके लिए क्या एंटीबॉडी बनेंगी? बताओ, नहीं बनेंगी। मैंने कहा था इसीलिए छोटा बच्चा होता है उसके क्या लगवाए जाते हैं? टीके। क्या लगते हैं? और टीके का मतलब होता है सिंपल सा, हम लोग क्या करें? ये देखें कि उसको, उस बच्चे के ब्लड को हम दिखाएं कि ये पैथोजन है और इसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाओ। जैसे कल मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताया था, अभी कोरोना वायरस आया था। देखो कोरोना वायरस खतरनाक क्यों था? पहली बार, क्योंकि वो पहली बार आया था, हमारी बॉडी ने उससे पहली बार क्या किया था? इंटरेक्ट किया था। दूसरी बात, आप लोगों को पता है वो इसीलिए खतरनाक हुआ, क्या वायरल डिजीज और नहीं है, बहुत सारी डिजीज वायरल है। एक छोटा सा राइनो वायरस आपको पता है, जुकाम जो हो जाता है, ठंड कोल्ड वगैरह रहता है, कॉमन कोल्ड, वो किस द्वारा होता है? राइनो वायरस से। लेकिन वायरल डिजीज खतरनाक तो है, ये बात सही है, लेकिन इतनी खतरनाक नहीं है। लेकिन अगर कोई डिजीज पहली बार हमारी बॉडी देखेगी तो वो इतनी जल्दी उसका रिस्पॉन्स दे ही नहीं पाएगी। अब कोरोना वायरस पहली बार आया था, हमारी बॉडी ने देखा तो अटैक तो करेगा ही, लेकिन हल्के हल्के क्या होगा? अब कभी आएगा तो आप लोग सबके एंटी वो लगी हुई है क्या? वैक्सीन, यानी कि आपके ब्लड में सबके क्या है? एंटीबॉडी। अब आएगा तो आपको छोटा मोटा फीवर आएगा, उस बात खत्म, कुछ नहीं करेगा वो, क्योंकि बेटा अब हमारे ब्लड में एंटीबॉडी बन गई। मैंने सिंपल सा एग्जांपल बताया था कि मैंने कहा था वैक्सीनेशन का मतलब होता है कि हमें इंटरेक्ट करवाना उस पैथोजन से अपने ब्लड को, जो डिजीज भी ना करे और हमारे ब्लड में ये लगे कि ये क्या है? पैथोजन है, जिससे हमारी बॉडी क्या बना ले? एंटीबॉडी। क्या बना ले? और एंटीबॉडी जब बन जाती है तो उसके बाद फिर हमें डिजीज नहीं होती है, क्योंकि वो एंटीबॉडी क्या करती है? अटैक करती है। यहाँ तक क्लियर है बेटा? इसके बाद मैंने कल आपको बताया था WBC के टाइप बताए थे। मैंने कहा था WBC को 2 टाइप में डिवाइड किया है। पहला टाइप होता है ए ग्रेनुलोसाइट और दूसरा होता है ग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट को तीन टाइप की सेल होती हैं, बेसोफिल, इसेनोफिल और न्यूट्रोफिल। दूसरा मैंने आपको बताया था कि जो ए ग्रेनुलोसाइट टाइप होता है उसमें सेल होती हैं 2 टाइप की, जिसमें आती है मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। और तुम्हारी लिम्फोसाइट होती है 2 टाइप की, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। ये क्लियर हुआ आप लोगों को? बेसिकली अगर हम ओवरऑल देखें तो हमारी जो WBC सेल होती है वो हेल्प करती है इम्यूनिटी में। किसमें हेल्प करती है? इम्यूनिटी में। ठीक है, मैंने कहा था देखो जैसे टी लिम्फोसाइट है, बी लिम्फोसाइट है, आपको पता है एंटीबॉडी बनाने में हेल्प करती है, करती नहीं करती है? इसके बाद अच्छा 3 प्रोटीन के नाम मैंने बताए थे, कौन कौन सी थी बेटा? सबको पता है? एक थी एल्ब्यूमिन, दूसरी फाइब्रोनेजन और तीसरी ग्लोबुलिन। मैंने कहा था फाइब्रोनेजन प्रोटीन का जो ब्लड में होती है, किसमें होती है? ब्लड में, यानी कि प्लाज्मा वाले रीजन में होती है 3 प्रोटीन। बेटे बोलो मत, 3 प्रोटीन होती है, उनका काम क्या होता है? जैसे पहला फाइब्रोनेजन, उसका काम होता है ब्लड क्लॉट बनाना। क्या होता है? ब्लड क्लॉट, यानी कि आपको पता होगा फाइब्रोनेजन होती है वो कन्वर्ट हो जाती है फाइब्रिन में। किसमें जाती है? फाइब्रिन में। और फाइब्रिन क्या करता है? ब्लड क्लॉट ही बनाता है। इसके बाद दूसरी जो प्रोटीन थी वो कौन सी थी? ग्लोबुलिन, जो मैंने कहा था एंटीबॉडी को बनाने में हेल्प करती है। और तीसरी थी एल्ब्यूमिन, जो ऑस्मोटिक यानी कि बैलेंस बनाने में काम करती है ब्लड का। ये सब हमने कल पढ़ लिया था। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स का जो मेन काम होता है बेटा वो क्या होता है? ब्लड क्लॉट में हेल्प करना। किसमें? इसीलिए मैंने कहा था अगर प्लेटलेट्स का नंबर कम हो जाता है तो आदमी की डेथ हो जाती है। इसका रीजन यही है कि ब्लड अगर जरा सा भी निकला कहीं किसी भी बॉडी पार्ट से तो तुरंत वो क्लॉट नहीं कर पाएगा, और क्लॉट नहीं करेगा इसका मतलब क्या हो जाएगी? डिजीज हो जाएगी। ये सब हमने पढ़ लिया था। हमने कल कहां तक पढ़ लिया था? यहाँ तक पढ़ लिया था। आज हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे?
ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे ना। यहाँ तक किसी बच्चों की डाउट है? बताओ जल्दी से। अच्छा, मैंने एक ट्रिक बताई थी आपको, सही है? वो याद हो गया? कौन सी ज्यादा होती है, कौन सी सबसे ज्यादा कौन सी होती है? न्यूट्रोफिल। सबसे कम कौन सी होती है? अब आप सीक्वेंस में बता सकते हो आराम से? ठीक है, चलो इसके बाद आप लोग एक बार जल्दी देख लो, फिर आप लोग अगले पढ़ते हैं ब्लड ग्रुप। क्या पढ़ते हैं बेटा? ठंडा है? बेटा अब आप लोग सुनो, हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ेंगे? ब्लड ग्रुप। क्या पढ़ेंगे? अच्छा आप लोग ये बताओ, आप लोगों को सबको अपना ब्लड ग्रुप पता है? हैं? किस किस बच्चे को पता है? और किसको नहीं पता है? इनको नहीं पता है। किसको नहीं पता है? खड़ा करना। तुमने अभी तक ब्लड में कुछ करवाया नहीं आज तक? पता ही नहीं है ब्लड ग्रुप? सुन लो पहले, तुम्हारा कौन सा है? यहाँ पे ओ पॉजिटिव किस किस बच्चे का है? सही है। इन बच्चों के नाम देख लो एक बार, अगर कभी ब्लड की जरूरत पड़े किसी को तो डायरेक्ट फोन करना और ये बच्चे आ जाएंगे ब्लड देने। क्योंकि जिसका ओ पॉजिटिव होता है वो किसी भी ह्यूमंस को ब्लड दे सकता है। और इसका सबसे अच्छा है, बोलो मत, सबसे अच्छा होता है, जैसे कि आपने देखा होगा, एक मूवी देखी होगी आपने, अंदाज। देखी है? नहीं देखी है? अक्षय कुमार की मूवी है, देखी होगी। उसमें जो लास्ट में जो सीन बनता है वो यही बनता है कि ब्लड उसको चाहिए होता है, एक ब्लड, और उस वहां पे कोई भी वैसा ब्लड ग्रुप का नहीं होता है। और कौन होता है? खाली एक्ट्रेस, जो उससे नाराज होती है और फिर उससे मना कर देती है, इसको मैं ब्लड नहीं दूंगी। चलो देखना, अच्छी मूवी है। अब बातें मत करो बेटा। किसका? ए पॉजिटिव का सही है। मैं गलत ब्लड ग्रुप किसी नहीं बता रहा हूँ, लेकिन ओ वालों का ये फायदा है कि वो सबको ब्लड दे सकते हैं। अच्छा, ए बी किसका है? ए बी, ए पॉजिटिव तो मेरा भी है। अच्छा यहाँ पे ये बताओ, निगेटिव ब्लड ग्रुप किसका है? किसी का नहीं है? चलो बढ़िया है। तो हम लोग आज देखेंगे कैसे हम लोग ब्लड ग्रुप देखते हैं और कैसे बताते हैं कि कौन सा ब्लड ग्रुप होता है। ठीक है, तो आप लोग ऐसा करो बेटा, आप शांति से बैठ जाओ, हम लोग समझते हैं। ठीक है, एक बार में आपको क्लियर हो जाएगा सब। देखो आपका जो ब्लड होता है बेटा, हमारी जो ब्लड ग्रुपिंग होती है वो दो टाइप से देखी जाती है। कितने टाइप से? दो टाइप से। एक होती है एबीओ ग्रुपिंग। कौन सी होती है? एबीओ ग्रुपिंग। बोलो मत, बोल कौन रहा है? एबीओ ग्रुपिंग का मतलब होता है हम ये पता लगाते हैं कि ब्लड ग्रुप ए है या बी है या ए बी है या फिर ओ है। आप लोगों को पता है ब्लड ग्रुप कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप के। कितने टाइप के होते हैं? 4। और दूसरी जो ग्रुपिंग होती है उससे हम पता लगाते हैं कि ब्लड ग्रुप हमारा पॉजिटिव है और निगेटिव है। अगर हम देखें पूरी दुनिया में तो 80% लोगों का बेटा पॉजिटिव ही होता है। कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। और 20% लोगों का क्या होता है? निगेटिव। हाँ, 20% लोगों का क्या होता है? निगेटिव होता है। सही है। तो इसका मतलब यह हुआ कि जैसे आप लोग सब लोग बैठे हो यहाँ, सभी का पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है। अब हम कैसे पता लगाते हैं? पहले समझते हैं एबीओ ग्रुपिंग। क्या समझते हैं? आपको पता होना चाहिए कि आपकी जो आरबीसी होती है, क्या होती है? ब्लड में आरबीसी होती है। आरबीसी की मेम्ब्रेन पे एंटीजन होते हैं। क्या होते हैं? एंटीजन। और वो कौन से होते हैं? 2 टाइप के एंटीजन होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 2। एक होता है बेटा एंटीजन ए और एक होता है एंटीजन बी। मतलब मैं ये बोल रहा हूं कि आरबीसी होती है, उसकी सरफेस पे एंटीजन होते हैं। हम लोग ब्लड ग्रुप पता लगाते हैं एंटीजन को देख के। और एंटीजन कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के। एक होता है एंटीजन ए और एक होता है एंटीजन बी। तो सबसे पहले मैं ये देख रहा हूँ यहाँ पे, इधर देखो, मैं एक तरफ ले रहा हूँ बेटा ब्लड ग्रुप। क्या ले रहा हूँ? ब्लड ग्रुप। दूसरी तरफ लिख रहा हूँ एक तरफ एंटीजन। और आपको पता है एंटीजन के अगेंस्ट बनती है एंटीबॉडी। क्या बनती है? तो दूसरा लिख रहा हूँ एंटीबॉडी। अब आप लोग देखो,
अगर ध्यान दो, अगर किसी के आरबीसी की सरफेस पे अगर एंटीजन ए है, कौन सा बेटा? यानी कि मैं बोल सकता हूं एंटीजन जो है मैं बोल सकता हूं अगर यहाँ पे एंटीजन ए है, कौन सा है? ए, तो हमेशा उसका जो ब्लड ग्रुप होगा वो कौन सा होगा बेटा? ए। और उसके ब्लड में जो एंटीबॉडी होंगी वो होंगी बी टाइप की। कौन सी टाइप की? अब मैंने ऐसा क्यों बोला? मैंने इसलिए बोला बेटा अगर एंटीजन ए है और अगर एंटीबॉडी भी ए हो जाए तो इसका मतलब एंटीबॉडी एंटीजन क्या कर देगी? खत्म कर देगी। इसका मतलब ब्लड क्रम्पिंग हो जाएगी और आरबीसी क्या हो जाएगी? ब्रस्ट हो जाएंगी और हमारा ब्लड, जैसे आपने देखा होगा, तभी सेम दूसरे वाला ले नहीं सकता। आप लोग बताओ, ब्लड ग्रुप किसी का ए है और वो अगर बी वाले का ब्लड ग्रुप ले ले तो इसका मतलब एंटीजन और एंटीबॉडी क्या हो जाएंगी? सेम। और अगर सेम हो जाएंगी तो क्या हो जाएगा? डिस्टर्ब, यानी कि क्रम्पिंग हो जाएगी, ब्लड क्रम्पिंग हो जाएगी। वो क्या हो जाएगा? जिसे बोलते हैं आदमी की डेथ हो जाएगी। दूसरा सुनो, अगर एंटीजन ए तो ब्लड ग्रुप ए और एंटीबॉडी उसकी बॉडी में बी। अगर बेटा एंटीजन बी टाइप का होता है, कौन सा होता है? तो आप लोग बताओ एंटीबॉडी कौन सा टाइप की होंगी? ए। और ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? बी। यानी कि अगर एंटीजन बी है तो ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? बी। दूसरी अगर हम बात करें तो अगर एंटीजन दोनों है, यानी कि एंटीजन अगर ए भी है और एंटीजन बेटा कौन सी है? बी भी है, मतलब दोनों एंटीजन है प्रेजेंट, तो यहाँ पे ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? ए बी। और एंटीबॉडी क्या होंगी? अब्सेंट। क्या होंगी? अब्सेंट। ये बात समझ गए आप लोग? और अगर एंटीजन ही नहीं है किसी की सरफेस पे, ना ए एंटीजन है और ना ही कौन सी है? बी, यानी कि मैं बोल सकता हूँ एंटीजन क्या है? अब्सेंट। तो आप लोग बताओ ब्लड ग्रुप क्या होगा? ओ। और एंटीबॉडी होंगी ए बी और बी बी। ये तो हमने ये देख लिया कि ब्लड ग्रुप कौन सा है। जैसे सिंपल सा ध्यान रखना है आपको, जो एंटीजन प्रेजेंट होगा जिसकी बॉडी में, वही उसका क्या होगा? ब्लड ग्रुप। अगर एंटीजन ए है तो ब्लड ग्रुप ए, अगर एंटीजन बी है तो ब्लड ग्रुप बी, अगर एंटीजन दोनों है तो ए बी, और अगर एंटीजन अब्सेंट है तो ओ। उसके अगेंस्ट दूसरी साइड क्या बनती है? दूसरे टाइप की क्या बनती है? एंटीबॉडी। अगर एंटीजन ए तो एंटीबॉडी बी, अगर एंटीजन बी तो एंटीबॉडी ए, अगर एंटीजन दोनों तो एंटीबॉडी अब्सेंट, और अगर एंटीजन अब्सेंट तो एंटीबॉडी दोनों टाइप की। ये बात ये बताओ आप लोग ए बी ग्रुपिंग समझ गए कैसे देखी जाती है? यानी कि हम लोग देखते हैं आरबीसी की सरफेस पे एंटीजन, क्या देखते हैं? अब दूसरा आते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे देखते हैं? तो इसके लिए बेटा सिंपल सा होता है, इसके लिए क्या होता है? आरएच एंटीजन देखा है, एक एंटीजन और होता है जिसका नाम होता है आरएच एंटीजन। क्या होता है बेटा? इसको सबसे पहले देखा गया था रीसस मंकी में। कौन से मंकी में? रीसस मंकी में, इसीलिए वहीं से लिया है हमने आरएच। सही है? अब ध्यान सुनो, अगर आरएच एंटीजन क्या है बेटा? प्रेजेंट है। क्या है? तो ब्लड ग्रुप कौन सा होता है? ब्लड ग्रुप होगा पॉजिटिव। और अगर आरएच एंटीजन जो होगा वो क्या होगा? अब्सेंट। अगर अब्सेंट होगा तो इसका मतलब ब्लड ग्रुप कैसा होगा? नेगेटिव। अब आप लोग ये बताओ, अब किसी के पास एक एंटीजन ए है और एक है आरएच, तो इसका मतलब ब्लड कौन सा होगा? ए पॉजिटिव। सही है? अगर एंटीजन तीनों टाइप की हैं, आरएच भी है, ए भी है और बी भी है, तो इसका मतलब ब्लड ग्रुप होगा ए बी पॉजिटिव। अगर किसी के पास एंटीजन बी तो है लेकिन आरएच एब्सेंट है, इसका मतलब कौन सा होगा? बी नेगेटिव। समझ गए कैसे देखा जाता है? अब यहाँ पे ये समझ गया पॉजिटिव नेगेटिव। मैंने बताया था जो लोग होते हैं उनमें 80% लोगों का क्या होता है? पॉजिटिव होता है, और 20% लोगों का लगभग क्या होता है? नेगेटिव होता है। एक बात और ध्यान रखना, पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला नेगेटिव वाले को ब्लड दे सकता है, लेकिन नेगेटिव वाला पॉजिटिव वाले को नहीं दे सकता है। दूसरा अगर हम बात करें यहाँ पे एक और देखें, यहाँ पे आपको बताए एबी वाले को बोलते हैं यूनिवर्सल एक्सेप्टर। क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल एक्सेप्टर। और बेटा इसको बोलते हैं यूनिवर्सल, यानी कि ये सबका ब्लड ले सकता है, ये सबको ब्लड दे सकता है। तो यहाँ पे ओ वाले तो काफी बच्चे हैं। चलो इसके बाद देखो यूनिवर्सल डोनर देख लिया,
अब दूसरा, ये बात समझ गए? पहले ये बताओ, सब लोग समझ गए बेटा कैसे करके हम पॉजिटिव नेगेटिव देखते हैं? ठीक है। अगले अगर मैं एक वो बनाऊं, रुक जाओ, ए ये यूनिवर्सल डोनर है ना, और ये क्या है? एक्सेप्टर। ये अगर आपने बना लिया इसका मतलब सब क्लियर हो रहा है? आपको बताओ ये कैसे क्लियर, आ जाओ, ये कैसे क्लियर हो रहा है बताओ? इससे हमें क्या पता लग रहा है? इससे अगर आपने ये बना लिया इसका मतलब ये है कि आप समझ जाओगे कि कौन किससे ब्लड ले सकता है और कौन किसको ब्लड। अच्छा अब मैं बच्चों से पूछूंगा, ये बोलो मत, तब अब मुझे लगेगा कि हाँ आप लोगों को समझ आ रहा है। आप बताओ बेटा, आप बताओ, ये बताओ ए बी वाला जो होता है, ए बी वो किस किस का ब्लड ले सकता है? सबका ले सकता है। अच्छा आप बताओ, हाँ बी वाला, बी ब्लड ग्रुप है किसी का, तो वो किस किस से ले सकता है? बी से और ओ से। बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि बी वाला किससे ले सकता है, मतलब बी से ले सकता है, नहीं ओ से भी तो ले सकता है, क्योंकि यूनिवर्सल डोनर कौन है? ओ। तो यहाँ से बिल्कुल क्लियर हो रहा है, ए बी वाला देखो इससे भी ले रहा है, इससे भी और इससे भी और खुद से भी, और इससे डोनर यूनिवर्सल डोनर ही खुद से तो ले लेगा लेकिन सबको ब्लड दे सकता है। तो आप लोग चाहो तो ये बना दो, जो भी बनाना चाहो। हाँ दान कर सकता है, सही कह रहे क्या? हाँ ब्लड बैंक में आराम चेंज हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है बड़ी। हाँ थोड़ा बहुत चार्ज आता है बस। अरे ब्लड बहुत महंगा मिलता है। एक लड़का था, उससे रुपए की जरूरत थी, उसने जाकर ब्लड बेच दिया। एक लड़का था, तो मैं जानता हूँ, तो सुनो उससे रुपए की जरूरत थी 5000 की, तो अब वो क्या करता, चोरी तो ना करता कहीं जाके, वो चुपचाप गया ब्लड बेचा, उसके घर वालों को भी नहीं पता, 5000 रुपए लिए बस अपना काम चला लिया। चलो ये बेटा बनाओ, मैंने कुछ बनाने के लिए कहा, आप क्या बना रहे हो? क्या जी? हाँ उसमें क्या करना है? बेटा पढ़ाई कर रहा है मैंने सब लोग। अच्छा आप लोग वहाँ समझ में तो आ रहा होगा ना, सब सही लग रहा होगा। अगर आप लोग पढ़ा हुआ है तो आपको अच्छा लगता होगा। किताब आप लोग निकाल लीजिए, बैठे थे किताब निकाले। कौन कौन बच्चा नहीं आया था कल? कौन कौन नहीं आया था वहाँ? अरे लाइव ऑनलाइन। और क्या सभी आए थे? बेटा भागने का काम क्या है तुम्हारा? क्या करते हो आप लोग घर पे? खाना बना रहे थे। मैंने ऐसा टाइम दिया था कि सभी बच्चे फ्री होंगे लग रहा है, ऐसा मुझे खाना का है। आपकी आवाज कम आ रही थी और बच्चों की ज्यादा आ रही थी। नहीं बाद में सबके माइक बंद कर गए थे। चलो अब हम लोग अगले बढ़ते हैं। सर आप बुराई भी लगा दी ना। कौन से? अरे तो वो तो आप ही लोग पढ़ने वाले, कोई बाहर के थोड़ा ना है। आप खुद सोचो।
ए कैमरा खोलना तो अलाउड है लेकिन माइक खोलना अलाउड नहीं है। कैमरा खोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब इधर आ जाओ बेटा, पढ़ाई करते हैं, ठीक है। इसमें कितने की ऐसे भी मोबाइल चार्जिंग में लगा के चले जाते हैं और माइक खुला छोड़ देते हैं। ऐसा कौन करता है? ऐसा देश वक्त कौन है बेटा, बताना जरा। ए चल ठीक है, अब ठीक है। अरे तुम जो भी किया करो, तुम्हारा घर है, तुम्हारा मोबाइल है, लेकिन ऑनलाइन आ जा करो और जब मैं क्वेश्चन पूछा करूँ तो आंसर दे दिया करो, बात खत्म, ठीक है। बकाया आप लोग कुछ भी करो, सो जाओ बराबर मोबाइल रख, और क्या बताऊँ। चलो अब देखते हैं बेटा, अब वो आपका फायदा है। अच्छा अब मैं 1 घंटा दे रहा हूँ तो आप लोग भी उसके सारे कुछ करो। अब अगले आ जाओ। अगला हमारा जो टॉपिक है, आपको बोलो मत बेटा, इधर देखो। जो अगला हमारा टॉपिक है वो है RH मिसमैचिंग। क्या है बेटा? RH मिसमैचिंग। इसका मतलब क्या होता है समझो। ये यहाँ पे एक डिजीज लिखी हुई है बहुत इंपॉर्टेंट, जिसका नाम है इराइथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। इसके कब होता है, कैसे होता है, मैं स्टार्टिंग से आपको समझा रहा हूँ। बेटा बोल कौन रहा है, बोलो मत कोई भी। मैंने यहाँ पे आपको ये किताब में लिखा है कि अगर पॉजिटिव और नेगेटिव, सही है, अगर जो माता होती है अगर उसका ब्लड कैसा हुआ नेगेटिव और जो बच्चा हो रहा है उसका ब्लड कैसा हुआ पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या होता है, कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जिसमें जो बच्चा जन्म लेता है उसके लिए जॉइंटिस हो सकता है, पीलिया हो सकता है, दूसरा एनीमिया हो सकता है, ब्लड की कमी हो सकती है, और तीसरा बच्चे की डेथ हो सकती है। आपने बहुत बच्चे देखे होंगे जो पैदा होते हैं उनको कोई ना कोई डिजीज होती है बहुत तगड़ी वाली। वो कैसे होती है वो समझो थोड़ा सा, क्योंकि बच्चों को क्लियर नहीं हो पाता है। मैं आपको स्टार्टिंग समझा रहा हूँ, ठीक है, कि होता ये कब है, कैसे स्टार्ट होता है। सबसे पहले प्रॉब्लम ये होती है, सबसे पहली, कि अगर किसी कोई लड़का है, क्या है, लड़का, और उसका ब्लड ग्रुप कैसा है पॉजिटिव, और उसकी शादी हो गई किससे, जिसका ब्लड ग्रुप कैसा है नेगेटिव, यानी कि मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे मेल जो है वो पॉजिटिव और फीमेल क्या है। अब आप लोग हाँ ब्लड ग्रुप देख लेना एक बार, एक फ्यूचर में कोई मिस्टेक ना हो जाए। आप कुछ कह रहे होंगे, हमने अगर ब्लड ग्रुप देखा तो वो कहेंगे क्या मेल में कौन सा मोबाइल ले रहा हूँ, अरे क्या है ये फीमेल है ना। ये देखो बेटा, देखना चाहिए आपको, ब्लड ग्रुप देखना चाहिए, ठीक है। बकाया यहाँ किसी बच्चे का नेगेटिव नहीं है पहली बात तो आप लोग तो बेचिंताओं को टेंशन नहीं है। अब देखो मेल कैसा है पॉजिटिव और फीमेल कैसी है नेगेटिव। बेटा आप लोग बताओ, इनका जब बच्चा होगा तो उसके 80% चांस किसके रहेंगे पॉजिटिव होने के रहेंगे। वो फादर कैसा है पॉजिटिव है, और वैसे ही मैंने कहा था 80% लोगों का पॉजिटिव होता है। अब आप लोग क्या होता है बेटा कि अगर ये यूट्रस है, क्या है यूट्रस है, और यहाँ पे बच्चा क्या है पल रहा है, सही है। बच्चा कैसा है पॉजिटिव वाला, और माता कैसी है माता कैसी है नेगेटिव, सही है। जब फर्स्ट डिलीवरी होती है कौन सी होती है बेटा, क्या अरे कुछ ये अरे बेटा फालतू बात। अब ठीक है, इधर देखो, ये बेटा फर्स्ट डिलीवरी होगी, क्या होगी फर्स्ट डिलीवरी होता है। अब ध्यान सुनो, तो फर्स्ट डिलीवरी में जो चाइल्ड होता है वो तो सही होता है, कैसा होता है नॉर्मल। लेकिन डिलीवरी के टाइम अगर धोखे से बच्चे का और माता का ब्लड थोड़ा मिक्स हो गया, क्या हो गया थोड़ा बहुत हो गया, तो जब ये तो फर्स्ट थी, लेकिन जब होती है सेकंड डिलीवरी, कौन सी होती है जब होती है सेकंड डिलीवरी होती है, और यहाँ पे ये बच्चा लेटा हुआ है। अब आप लोग बताओ इसका पॉजिटिव होगा, लेकिन जब फर्स्ट डिलीवरी होती है तो आपको पता है जब इसका ब्लड माता के ब्लड में मिलेगा तो माता का ब्लड क्या बनाने लगेगा एंटीबॉडी, क्या बना देगा किसके खिलाफ, इसके खिलाफ RH एंटीजन के खिलाफ, क्या बना देगा एंटीबॉडी। अब माता का ब्लड तो नेगेटिव ही है, और इसके साथ में इसके खिलाफ RH के खिलाफ क्या है एंटीबॉडी। अब बेटा क्या होगा, अगर सेकंड बच्चा का ब्लड थोड़ा सा भी मिक्स हुआ, सही है किसी भी टाइप से, और इसके पास क्या है एंटीबॉडी बनी हुई है,
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्लड क्रम्पिंग। क्या हो जाएगा, ब्लड क्रम्पिंग हो जाएगा। और सेकंड जो चाइल्ड होता है उसको क्या होती है, एक डिजीज होती है, इसका नाम होता है इराइथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। इसका सिंपल सा मतलब ही ये होता है, इस बच्चे को या तो जॉइंटिस होगा, पीलिया होगा, या एनीमिया होगा यानी कि ब्लड की कमी होगी, और या तीसरा केस क्या हो सकता है, डेथ हो सकती है। आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे पैदा होने के बाद मर जाते हैं और आपको उसका कारण ही पता नहीं होता क्या कारण होता है। उनका कारण ये होता है पॉजिटिव और। अब इसका उपचार क्या है, अगर शादी हो भी जाए पॉजिटिव निगेटिव भी, तो कैसे ना तलाक कर लोगे, पता लग गया कि पॉजिटिव निगेटिव है, तो होना क्या है, देखो सुनो, अब सुन लो बेटा, हर टाइम को मत किया करो। सेकंड चाइल्ड की जब क्या होती है, डिलीवरी, तो उसको प्रॉब्लम होती है, ठीक है। दूसरा देखो इसका उपाय क्या है वो समझ लो। पहली बात ये है कि अगर पॉजिटिव नेगेटिव का केस है तो जो पहला बच्चा हुआ है उसके दूसरा बच्चा हो वो लगभग मिनिमम 3 साल के बाद हो, लगभग 4 या 5 साल के बाद। ऐसा ना हो कि 1 साल बाद ये बच्चा हुआ, 2 साल के बाद वो हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। लगभग में गैप कितना होना चाहिए, 4 साल का बेसिकली, जब तक एंटीबॉडी माता के ब्लड से क्या हो जाए, खत्म हो जाए, तब बच्चा सही हो सकता है। दूसरा केस क्या है कि अगर आपको ये पता है कि पॉजिटिव नेगेटिव का केस है तो आपको डॉक्टर से परामर्श करो, और जब फर्स्ट चाइल्ड होगा तो उस टाइम पे बहुत सारे अब मार्केट में इंजेक्शन आते हैं, सही है। जैसे एक आता है मुझे पता है एंटीग्लोबुलिन डी, उससे क्या होता है कि एंटीबॉडी खत्म हो जाती है, तो डिलीवरी के टाइम पे, फर्स्ट डिलीवरी के टाइम पे माता के ब्लड में लग जाएगा, तो उसके बाद सेकंड चाइल्ड को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। समझ गए आप लोग। तो ये समस्या पता होनी चाहिए सब लोगों को, और जिससे बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ये होता है RH मिसमैचिंग के कारण। अगर बच्चा लिखना काम तो लिखो, ठीक है। इस पर आगे बढ़ते हैं। हाँ लिख लो बेटा, डॉक्टर हो आप लोग को, आप लोग पता होना चाहिए। सही है, देख लेना डॉक्टर, पहले देख लेना कैसे बच्चे के घर वाले तो पाएंगे सारे लड़की देख रहा है यार, ब्लड ग्रुप देख रहा है यहाँ पे। चलो बेटा लिखो जल्दी जल्दी जो भी लिखना है लिखो। सब लोग बेटा कॉपी लेके आए हो, लिखते रहो। आप लोग कॉपी लेके नहीं आए हो, लाए हो कहाँ रखिए, बैग में।
लिख लिया आप लोगों ने ये? लिखो। और सही बच्चे बेटा मेहनत से पढ़ाई करो अच्छे से। और कैसा पार्टी देंगे? क्या देंगे? पार्टी? पार्टी करेंगे। मैं दूंगा पार्टी। क्यों? नहीं दोगे? आप तो कह रहे थे। पहले सिलेक्शन कर दो तभी तो दूंगा। पहले सिलेक्शन तो लो बेटा। अच्छा वो तो ऐसे थोड़ा सा काम है। ये तो वो हो जाएगा इतना छोटा काम है कि वो हो जाएगा। पहले आप बताओ कहाँ ले जाओगे? मैंने बच्चों को ये बोला है कि जो बच्चा एमबीबीएस सिलेक्शन लेगा वो जहाँ भी गएगा उसे मैं घुमाने के लिए ले जाऊंगा अपने साथ। अब आप में दम में सिलेक्शन लेके दिखाओ। अब ये मत कहना कि सर मुझे अमेरिका ले चलो। भारत में कहीं भी कह सकते हो आप लोग। इंडिया में कहाँ? हाँ तुम तो गोवा चले जाना। तुम तो वहीं बैठो ना आराम से समुद्र किनारे। इधर देखो बेटा लिख लिया? सबने लिख लिया? तो आप लोग ये बताओ आरएच मिसमैचिंग समझ गए सब लोग? समझ गए? ठीक है। तो हम लोग किताब पढ़े बहुत देर हो गई, ठीक है? वो खत्म करें किताब पहले, इसके बाद अगले बढ़ते हैं। अगर आप लोग सिलेक्शन लोगे तो इसका मुझे फायदा क्या होगा? बस मुझे खुशी होगी, इसलिए मैं नहीं चलूंगा तुम्हें। अब आप लोग ये तो सोचने लगे कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, लेकिन सिलेक्शन के बारे में सोचो ना पहले, हैं? वो कह रहा है ये तो हो जाएगा, हैं? क्या जी? यहाँ से आप लोग स्टार्ट करना बेटा क्या? एबीओ ग्रुपिंग निकालो जल्दी से। अब तो पढ़ लेते हैं, ये सब लिखा हुआ है जो मैंने अभी समझाया, ठीक है? आप लोगों को पता होगा। चलो फिर ही पढ़ते हैं। कोई अगर अच्छा पॉइंट होगा तो मैं बताता हूँ आपको। निकालो चलो एबीओ ग्रुपिंग, ठीक है? यहाँ पे जो कह रहा है एबीओ ग्रुपिंग इज बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ टू सरफेस एंटीजन। कितनी एंटीजन बेटा? दो। यानी कि कौन कौन सी आप लोगों को पता है? एक होती है ए और एक होती है बी। सिमिलरली द प्लाज्मा ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स कंटेन टू नेचुरल एंटीबॉडी, और उसका नाम भी क्या है? ए और बी। मतलब ये कह रहा है कि हमारी जो सरफेस एंटीजन यानी कि आरबीसी की सरफेस पे दो एंटीजन होती हैं, एक का नाम क्या होता है? ए और एक का नाम क्या होता है? उसके अगेंस्ट बनती है प्लाज्मा में क्या? एंटीबॉडी। सही है? दो। इसके बाद कह रहा है देखो, अब ये कह रहा है प्रोटीन प्रोड्यूस इन रिस्पांस टू एंटीजन। आपको मैंने पहले बता दिया है कि एंटीजन के रिस्पांस में हमेशा क्या बनती है? एंटीबॉडी। अगले कह रहा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडी इन द फोर ग्रुप। कितने ग्रुप में बांटा गया है? ए बी, ए बी और ओ। बेटा अगर किसी बच्चे को अभी भी कोई डाउट लग रहा हो तो मुझसे पूछते रहना। मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों को लगभग पता होगा ये, इसलिए जल्दी कर रहा हूँ पूरा, ठीक है? अगले कह रहा है यू प्रोबेबली नो दैट ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन any blood cannot be used. The blood of donor has to be carefully matched with the blood of a recipient before any blood transfusion to avoid some problem of clumping. यहाँ पे clumping लिखा है, clumping होना चाहिए। इसके बाद कह रहा है the donor compatibility is also shown in the table 15.1। यहाँ पे ये कह रहा है कि हमेशा क्या होता है जब हम कोई डोनर का मतलब होता है ब्लड देने वाला और रेसिपिएंट का मतलब क्या होता है? ब्लड को लेने वाला। दोनों लोग अपना ब्लड ग्रुप को चेक कराते हैं कि उसका कौन सा है जो ब्लड ले रहा है और जिसका कौन सा है जो ब्लड दे रहा है, जिससे वहां पे कभी भी एंटीबॉडी और एंटीजन सेम ना हो जाए। अगर एंटीजन एंटीबॉडी सेम हो गई तो क्या हो जाएगा? ब्लड क्रम्पिंग हो जाएगा, और क्रम्पिंग हो गया तो इसका मतलब क्या होगा कि एनीमिया हो जाएगा और किसी भी आदमी की डेथ हो सकती है। क्लियर है इतना? ठीक है। यहाँ लिखा हुआ अभी ये डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी। आरबीसी इसका मतलब होता है आरबीसी का ब्रस्ट हो जाना, बेकार हो जाना। समझ गए आप लोग? ठीक है। यहाँ पे टेबल बनी हुई है, मैंने कहा था एंटीजन ए, ये देखो बेटा, तो ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? ए। अगर एंटीजन बी तो ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? बी। अगर एंटीजन दोनों तो ब्लड ग्रुप ए बी, और एंटीजन नील तो इसका मतलब ब्लड ग्रुप ओ। अगर देखो एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी कौन सा है बेटा? बी।
एंटीजन बी है तो एंटीबॉडी, एंटीजन ए बी तो एंटीबॉडी एब्सेंट, और एंटीजन एब्सेंट तो एंटीबॉडी दोनों। सही है। यहाँ पे ब्लड ग्रुप की बात करें तो देखो ओ तो डोनर है, सबको देगा, है चारों को दे रहा है। इसके बाद ए वाला खुद ए से ले सकता है, बी वाला खुद से ले सकता है, और ए भी होता है यूनिवर्सल एक्सेप्टर, तो इसका मतलब वो ए बी से भी ले लेगा, ए से भी और बी से भी और ओ से भी। और इसका मतलब वो वाला बेचारा सबसे दुखी आदमी है, क्योंकि ये सबको दे तो सकता है लेकिन सबका ब्लड ले नहीं सकता। समझ गए हम लोग? क्लियर हुआ इतना? ठीक है। तो ओ वाला वैसे सबसे अच्छा भी है, दानी है, सबको दे रहा है ब्लड। अरे दानी कौन सा दानी बात कर रहा है? खाने वाले दानी की बात मैं कर रहा हूँ, दान देने वाले दानी की बात नहीं। एक उसको भी तो बोलते हैं दानी जो बहुत खाता है? हर किसी गांव में एक का नाम होगा दानी, जैसे हमारे गांव में एक का नाम दानी है, मुझे याद आ रहा है। नहीं, एक का होता नहीं है गांव में जो बहुत ज्यादा खाता है, सबको पता होता है। ये कह रहा है मेरे गांव में खुद ही हूँ। चलो कर रहा हूँ, अच्छा रखा इधर देखो बेटा, इधर देखो। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कि यूनिवर्सल डोनर की और यूनिवर्सल एक्सेप्टर की। यहाँ कह रहा है फ्रॉम द अबव। अब ये तो आपने अब आप समझ गए ये बात, ठीक है। यूनिवर्सल डोनर कौन है? ओ, और ये भी कौन है? यूनिवर्सल एक्सेप्टर। आप लोग जहाँ टेबल बनी है उसके बराबर में लिख लो ये बात। ओ के बराबर लिख लो यूनिवर्सल डोनर, और ए बी के बराबर लिख लो यूनिवर्सल एक्सेप्टर। अब हम लोग बात करते हैं आर एच ग्रुपिंग। किसकी बात करते हैं? आर एच। अच्छा ये बताओ, आरएच ग्रुपिंग के लिए मैंने कहा था एक रीसस मंकी था। सबसे पहले उसकी हमने आरबीसी को देखा, तो वहां पे हमें क्या मिला? आरएच एंटीजन। फिर हमने देखा कि जिसके पास आरएच एंटीजन प्रेजेंट होगा उसका ब्लड ग्रुप कैसा होता है? पॉजिटिव, और जिसका ब्लड पास नहीं होता है उसका ब्लड ग्रुप कैसा होता है? नेगेटिव। ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है? कह रहा है एनोदर एंटीजन द आरएच एंटीजन सिमिलर टू वन प्रेजेंट इन रीसस मंकी, इसीलिए इसका नाम क्या है? आरएच। आरएच का मतलब क्या है? रीसस। अगले कह रहा है इज आल्सो ऑब्जर्व ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी ऑफ मेजॉरिटी नियरली 80%। मैंने कहा था यानी कि 80% में ये होता है, तो इसका मतलब 80% लोगों का क्या होगा? पॉजिटिव ब्लड ग्रुप। कैसा होगा? पॉजिटिव। इसके बाद कह रहा है सच इंडिविजुअल्स आर कॉल्ड आरएच पॉजिटिव। यहाँ पे सभी लोग कैसे हैं? पॉजिटिव, यानी सबके पास आरएच एंटीजन प्रेजेंट है। अगले कह रहा है एंड दोज इन हुम दिस एंटीजन इज एब्सेंट आर कॉल्ड आरएच नेगेटिव। कह रहा है एन आरएच पॉजिटिव पर्सन इफ एक्सपोज्ड टू आरएच नेगेटिव ब्लड बी विल फॉर्म स्पेसिफिक एंटीबॉडीज अगेंस्ट द आरएच एंटीजन, therefore RH group should be also be matched before transfusion, a special case of RH incompatibility। अब ये कह रहा है वही वाला ना जो मैंने बताया था, पॉजिटिव और नेगेटिव अगर मिलेंगे तो क्या हो जाएगी? प्रॉब्लम। क्योंकि अगर कोई पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला है बेटा, अगर पॉजिटिव वाला है तो उसके पास एंटीजन प्रेजेंट होगा, अगर वो नेगेटिव वाले को देगा तो क्या होगा? उसके ब्लड में एंटीबॉडी बन जाएंगी, और अगर नेगेटिव वाला द्वारा दिया है कुछ भी हुआ तो उसका मतलब क्या हो जाएगा? मिसमैच, और एंटीजन एंटीबॉडी क्या हो जाएंगी? सेम, और सेम होंगी तो क्या होगा? आपको पता है ब्लड क्रम्पिंग आने की दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, यहाँ पे इन्हें कैसे लिखा है, मैंने कुछ अलग तरीके से लिखा था, यहाँ पे देख लो कैसे लिखा है। यहाँ कह रहा है has been observed between the RH negative blood किसका है बेटा? प्रेग्नेंट मदर का। अगर कोई मदर कैसी है? प्रेग्नेंट है, और उसका ब्लड ग्रुप कैसा है? नेगेटिव, और बच्चा उसके पास कौन सा हो गया? पॉजिटिव, तो प्रॉब्लम होती है। कह रहा है विद RH पॉजिटिव ब्लड ऑफ द फीटस। फीटस का मतलब होता है हाँ जो बच्चा पल रहा होता है उसको बोलते हैं फीटस। ठीक है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में। चाहे लिख लो यहाँ पे, फीटस का मतलब क्या होता है? बच्चा मत लिखना ये लिखना एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो बच्चा होता है, स्टेज में जो बच्चा होता है। हिंदी में क्या होगा पूरा? सही है। अगले देखो, कह रहा है आरएच एंटीजन ऑफ द फीटस डू नॉट गेट एक्सपोज्ड टू द आरएच नेगेटिव ब्लड ऑफ द मदर इन द फर्स्ट प्रेगनेंसी एज द टू ब्लड्स आर वेल सेपरेटेड बाय द प्लेसेंटा, हाउएवर ड्यूरिंग द डिलीवरी। अब ये एक बात इन्हें बताइए यहाँ पे, इधर देखो, क्या प्लेसेंटा के थ्रू क्या माता और बच्चे का ब्लड मिक्स हो सकता है? नहीं, प्लेसेंटा से कभी मिक्स नहीं होता। कब हो सकता है? डिलीवरी के टाइम। कब लगता है?
हाँ उसी टाइम हो सकता है, या फिर भाई तो कह रहा हूँ डिलीवरी के टाइम बहुत सारी क्रम्पिंग होती है, आपको क्या पता है? क्रम्पिंग नहीं होती क्या? बहुत सारी होती है, लेकिन हम लोगों को पता नहीं लगता, क्योंकि वो चीजें सब जख्म छोटे मोटे होते हैं, सब अपने आप सही हो जाते हैं। लेकिन जैसे मैंने कल ही आपको बताया था, जैसी तुम्हारी पीरियड डेट्स कम होती है आदमी क्यों मर जाता है बताओ? तुम्हारी चोट सुनना लगती है? चोट तो नहीं लगती ना भाई। पीरियड्स का काम क्या है? ये तो काम है ब्लड क्लॉटिंग करना। लेकिन फिर भी अगर 10,000 पीरियड्स की रहेंगी, 10,000, 8,000, 7,000, 5,000, तो आदमी मर जाएगा तुरंत ही, क्योंकि अंदर कोई ना कोई मिस्टेक हो जाती है हमेशा। और जैसे ही थोड़ा सा क्रम्पिंग हुई, ब्लड क्या होगा? निकलने लगेगा। आपने देखा होगा ब्लड आता है नाक से या मुंह से आता है ब्लड, सही है, और इसके बाद क्लॉट होगा ही नहीं, ब्लड, आदमी मर जाएगा। तो ऐसे थोड़ा मोटा केस होते रहते हैं, वो आपको दिखेंगे भी नहीं। तो ऐसे ही ये कह रहा है कि फर्स्ट डिलीवरी जब होती है, तो चाइल्ड जब डिलीवरी होगी तो उस टाइम पे माता और बच्चे का ब्लड मिक्स हो ही जाएगा किसी न किसी कंडीशन में। अगले कह रहा है हाउएवर ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड, क्या कह रहा है? पहला बच्चा, there is possibility of exposure of the a maternal blood to small amount of the RH positive blood from the fetus। यानी कह रहा है फर्स्ट डिलीवरी टाइम में चांस होते हैं बहुत ज्यादा कि बच्चे का ब्लड माता से मिल जाता है। और अगले कह रहा है बेटा इन सच केसेस, ऐसे केस में क्या होगा? द मदर स्टार्ट प्रिपेयरिंग एंटीबॉडी, और मदर क्या बनाने लगती है? एंटीबॉडी। यानी कि मैंने कहा था जब भी कोई एंटीजन आपके ब्लड में जाएगा उसके अगेंस्ट क्या बनने लगती है? एंटीबॉडी। अगले कह रहा है बेटा एंटीबॉडी फ्रॉम द मदर RH। अब ये कह रहा है हर सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी, अब अगली जो प्रेगनेंसी होगी, द RH एंटीबॉडी फ्रॉम द मदर RH नेगेटिव कैन लीक इनटू द ब्लड ऑफ द फीटस एंड डिस्ट्रॉय ऑफ द फीटल RBC। उससे क्या होगा? फीटल की RBC होंगे वो क्या हो जाएंगे? डिस्ट्रॉय। और अगले कह दिस कुड बी फीटल टू द फीटस और कुड कॉज सर्व एनीमिया। एनीमिया का मतलब क्या होता है बेटा? खून की कमी हो सकती है बच्चे को। दूसरा कह रहा है एंड जॉइंटिस का मतलब पीलिया हो सकता है टू द बेबी। दिस कंडीशन इज कॉल्ड इरेथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। अंडरलाइन कर लो इसे। इस कंडीशन को बोलते हैं इरेथ्रोब्लास्टोसिस। अच्छा, इरेथ्रो का मतलब आरबीसी से आया है और फेटालिस का मतलब फीटस से, यानी कि जो बच्चा है उससे आया है। ठीक है, ऐसे ध्यान रखना। और कह रहा है दिस कैन बी अवॉइड बाय एडमिनिस्ट्रिंग एंटी RH एंटीबॉडी टू द मदर इमीडिएटली आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड। समझ गए आप लोग ये कहानी, केस पूरा? बताओ। यहां तक है समझ गए? एबीओ ग्रुपिंग, RH ग्रुपिंग और तीसरा क्या? मिसमैचिंग। सही है, यानी कि RH इनकॉम्पेटिबिलिटी। अगर यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव वाले अगर मिलेंगे ब्लड तो क्या हो सकता है, वो भी यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, और यहाँ से ध्यान रखना, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है कि अगर पॉजिटिव ब्लड किसका है? बच्चे का है, नेगेटिव किसका है? माता का है। तो हमेशा फ्यूचर में प्रॉब्लम हो सकती है जब भी डिलीवरी होगी। अगला जो हमारा टॉपिक है बेटा वो है कोआगुलेशन ऑफ ब्लड। इसका मतलब क्या होता है? कोआगुलेशन का मतलब क्या होता है? क्लॉटिंग। आपको बताया क्लॉटिंग फैक्टर नहीं, क्लॉटिंग। जब चोट लग जाती है तो आपने देखा होगा क्या होता है? बताओ। दर्द होता है? कुछ बच्चे कह रहे हैं दर्द होता है, कुछ बच्चे बताए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, आप लोगों की तरह गधे नहीं होते। एक बार एक सर बता रहे थे हमारे, वो एक होता है, पहले के टीचर थे वो बहुत ज्यादा ऐसा नहीं था कि बहुत ज्यादा प्रिपेयर रहते थे। उन्हें पता है कि आज क्या पढ़ाना है, कहीं जाना है, तो वो टॉपिक तैयार किया चले गए। तो क्या होता था, वो गए टॉपिक तैयार करके लेके गए, वो तैयार लेके गए ब्लड के बारे में। उन्होंने कहा बच्चों को क्या पढ़ाएंगे? ब्लड। अब तुमने देखा होगा अगर कोई टीचर डायरेक्ट बच्चों से पूछने लगे, पहली क्लास ले रहा है, वो कहने लगे कि आज मैं ब्लड पढ़ाऊंगा, तो बच्चे थोड़े कंफ्यूज होने लगते हैं कि ब्लड ही क्यों पढ़ाओगे, कुछ और पढ़ा दो। होता ही नहीं होता है। तो उन्होंने थोड़ा अपने आप को होशियार समझ के डायलॉग मारा बच्चों के सामने, सही है, जिससे बच्चे उसी टॉपिक में उलझ जाएं और उसके बाद वही टॉपिक हम पढ़ाने लगे, बच्चों को ही नहीं पता लगेगा और हमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो वो पता है क्लास में जाके क्या बोले? बोले बेटा एक बार बताओ। उन्होंने बताया कि मैं कोई काम कर रहा था, सही है, तो उनसे बच्चों से बोले बेटा बताओ जब चोट लग जाती है तो क्या दिखता है हमें? सही है। अब कोई बच्चा ये नहीं बोला, कोई बच्चा ये नहीं बोला ब्लड, बच्चे बोले सर हड्डी दिखने लगती है। अब मैं बड़े कंफ्यूज क्या करूं मैं, सही है। बोले बेटा और क्या दिखता है? बोले सर नहीं हड्डी दिखती है हमें। तो सुनो, तो क्या हुआ? तो फिर बोले नहीं ब्लड भी दिखता है बेटा, और हम आज टॉपिक बात करेंगे ब्लड पे। बोले बच्चे बोले नहीं सर ब्लड पे नहीं, हड्डी पे करो बात। तो ये प्रॉब्लम हो जाती है।
चलो तो हड्डी और ब्लड की बात मत करेंगे, पहले इधर आते हैं। कोगुलेशन का मतलब क्या होता है? ब्लड क्लॉटिंग। आपने देखा होगा चोट लगती है किसी के भी, और चोट लगने के बाद आपको पता है थोड़ी देर में क्या होता है? क्लॉट बन जाता है, और ब्लड हमारा क्या होता है? रुक जाता है। क्या रहता है? रुक जाता है, जम जाता है। हाँ ठीक है, रुक जाता है, और उसको हम लोग बोलते हैं ब्लड क्लॉटिंग। यहाँ पे क्या होता है? बहुत सारी प्रोसेस होती हैं। क्या होती है? जैसे आपको बताया हमारे ब्लड में क्या होता है? क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं। क्या होते हैं? जो हेल्प करते हैं ब्लड को क्लॉट करने में। इसके बाद यहाँ पे एक प्रोटीन होती है, इसका नाम क्या होता है? फाइब्रिनोजन। क्या होता है? जो क्या मैंने कहा था कन्वर्ट हो जाती है फाइब्रिन में, और फाइब्रिन ही क्या होता है? वही प्रोटीन होती है जो बाद में ब्लैक ब्लैक हमको दिखती है, यानी कि जहाँ पे क्लॉट होता है। ठीक है, तो देखते हैं क्या प्रोसेस होती है। कह रहा है यू नो दैट व्हेन यू कैन कट योर फिंगर, जब आपकी उंगली कट जाती है खुद से तो आपको क्या होता है? बताओ। दर्द होता है। यू वांट टू डज नॉट कंटिन्यू टू ब्लीड फॉर अ लॉन्ग टाइम। क्या बताओ? लगातार ब्लड क्या निकलने दें? नहीं ना, हम सोचते हैं थोड़ी देर बाद ब्लड क्या हो जाए? रुक जाए। यूजुअली द ब्लड स्टॉप फ्लोइंग आफ्टर सम टाइम, और ये कह रहा है कुछ टाइम के बाद क्या होता है? ब्लड रुक जाता है अपने आप। ऐसा होता है? सबके साथ होता है कि वो थोड़ा बहुत कट गया हो तो अपने आप ब्लड रुक जाता है, खत्म। इसके बाद देखो कह रहा है ब्लड एक्जिबिट कोगुलेशन, और क्या बोल सकते हैं इसको बेटा? क्लॉटिंग इन रिस्पॉन्स टू एन इंजरी, यानी कि जहां पे इंजरी होती है वहां पे क्या होता है? ब्लड क्लॉट हो जाता है, और वहां पे ब्लड निकलना क्या हो जाता है? बंद। अगर ब्लड क्लॉट ना हो तो आपके अंदर तो ब्लड की कमी हो जाएगी बहुत जल्दी। आप लोग खुद बोलो डॉक्टर के पास कब तक जाओगे, तब तक ब्लड निकलता ही रहेगा। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है। ऐसा ना जहाँ चोट लगती है वहां डॉक्टर बैठा है, भाई 10-20 मिनट लगते नहीं लगते, कहीं जाओगे तो तुरंत ही, तो तब तक आपको पता है 1 मिनट के लिए ब्लड होता है। उसके बाद हम कुछ कपड़ा वपड़ा बांधते हैं, कुछ भी कर लें, उसके बाद थोड़ी देर बाद ब्लड क्या होता है? रुक जाता है, और उसके बाद ब्लड नहीं बाहर निकलता। कह रहा है दिस इज अ मैकेनिज्म टू प्रिवेंट एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी। You would have observed a dark reddish brown scum form at the site of a cut or injury over a period of time. आपने देखा होगा कुछ टाइम पीरियड के बाद वहां पे क्या होता है बेटा? एक खुरन टाइप का बोलते नहीं है, वो बन गया है, काला काला बन जाता नहीं रहता है, और वो बन जाता है तो उसका मतलब वही क्या होता है? ब्लड क्लॉट। क्या होता है? ब्लड क्लॉट। अगले कह रहा है इट इज अ क्लॉट और कोगुलम फॉर्म्ड मेनली अ नेटवर्क ऑफ थ्रेड्स कॉल्ड फाइब्रिन। मैंने कहा था कि वहां पे क्या होते हैं? धागे नुमा। अगर आप सही से देखोगे तो आपको लगेगा कि जाल जैसा बना हुआ है। किसका? फाइब्रिन का। और मैंने कहा था पहले क्या होता है बेटा? आपको बताया फाइब्रोजन प्रोटीन होती है। क्या होती है? और वो कन्वर्ट किस में होती है? फाइब्रिन में। और फाइब्रिन ही होते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, धागे नुमा। और वो क्या करते हैं? यानी कि वहां पे क्लॉट कर देते हैं, और ब्लड वहां से बाहर निकलना बंद हो जाता है। यहाँ पे कह रहा है which dead and damaged formed element of blood are trapped, और ब्लड को पकड़ लेते हैं। अगले कह रहा है फाइब्रिन आर formed by the conversion of inactive, और जो कहाँ होती है? प्रोटीन हमारे ब्लड में। मैंने कल बताया था आपको फाइब्रोजन प्रोटीन कहाँ होती है? हमारे ब्लड में, और वही प्रोटीन कन्वर्ट किसमें होती है? फाइब्रिन में। कैसे होती है समझो। यहाँ पे कह रहा है बेटा द फाइब्रोजन इन द प्लाज्मा बाय द एंजाइम थ्रोम्बिन। कौन सा एंजाइम यहाँ पे कह रहा है? थ्रोम्बिन। लिख रहे हैं यहाँ पे थ्रोम्बिन। और इसके बाद कह रहा है थ्रोम्बिन इन टर्न आर फॉर्म फ्रॉम अनदर इनएक्टिव सब्सटेंस प्रेजेंट इन द प्लाज्मा कॉल्ड पिरोथ्रोम्बिन एन एंजाइम कॉम्प्लेक्स थ्रोम्बोकाइनेज। हाँ अब देखो यहाँ पे क्या होता है? सबसे पहले पिरोथ्रोम्बिन होता है बेटा। क्या होता है? दो कन्वर्ट किसमें होता है? थ्रोम्बिन में। कौन से एंजाइम के द्वारा? थ्रोम्बोकाइनेज के द्वारा। किसके द्वारा? और थ्रोम्बिन कन्वर्ट किसको करता है? किसमें करता है? फाइब्रोजन को फाइब्रिन में। तो ये एक रिएक्शन होता है इतना तक, मतलब एक के बाद एक, और इसके बाद फाइनली क्या बनता है? ब्लड क्लॉट। इसके बाद अगले देख लेते हैं इज रिक्वायर्ड फॉर द एबव रिएक्शन दिस कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म बाय अ सीरीज ऑफ लिंक्ड एंजाइमेटिक रिएक्शन, जिसे क्या बोलते हैं? कैस्केड प्रोसेस। क्या बोलते हैं? इसे बेटा अंडरलाइन कर लेना। यहाँ पे ये पूछ सकते हैं आपसे कि एक के बाद एक रिएक्शन को होने को क्या बोलते हैं? कैस्केड प्रोसेस। अगले देखो, तो आप लोग पहले ये सब पढ़ने से पहले आप लोग ये देख लो अच्छे से, क्योंकि यहाँ सबसे अच्छा क्लियर हो रहा है। मैंने क्या बोला? ये सही दिख रहा है आप लोगों को? रुक जाओ। ये क्या लिखा हुआ है? पिरोथ्रोम्बिन। क्या लिखा हुआ है?
रुक जाओ। अब सही है। और ये क्या है? फाइब्रिन। क्या है बेटा? देखो अब लिख लो, जिससे आपको ध्यान रहे कौन सा एंजाइम, यानी कि जो फिर सुन लो, पेरोथ्रोम्बिन होता है, उसको एक एंजाइम होता है थ्रोम्बोकाइनेज जो कार्बोनिल में होता है थ्रोम्बिन में, और थ्रोम्बिन बेटा फाइब्रिनोजन इनएक्टिव को किसमें कन्वर्ट करता है? फाइब्रिन में। ये कौन सी फॉर्म में होती है? इनएक्टिव फॉर्म में। कौन सी फॉर्म में? और फाइब्रिन क्या होता है? एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिससे क्या हो जाता है? ब्लड क्लॉट। तो फिर आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा, कोगुलेशन क्वेश्चन आएगा यहीं से आएगा। आप लोग लिख लिया करो, जरा सी बात का फोटो ले रहे हो। इतने आलसी लोग हैं इस दुनिया में। अगर आप लोगों को ये कहा जाए कि खाना हाथ से दिया जाएगा तो आप ये कहोगे हाँ ठीक है, अब अच्छा है। ये इतना सा बातें लिख लो किताब में बराबर में, इसमें भी फोटो दे सकते हैं। अब उनके साथ जो भी क्या करें। नहीं हुई ऐसी कर रहा हूँ, नहीं हुई है। ठीक है। सभी लोग मेहनत कर रहे हो अच्छे से हैं? पढ़ाई कर रहे हो? बीरपाल पढ़ाई कर रहे हो? नरेश तो कर रहा पढ़ाई? बेटा मेहनत कर लो अच्छे से, क्योंकि अब तुम्हारा टाइम एंडिंग होने जा रहा है। मैंने कहा था मैक्सिमम 3 साल होती हैं, अगर आप पे सिलेक्शन ना हो तो फिर कुछ और करने लगना, क्योंकि 3 साल तो देखना चाहिए। ये एमबीबीएस ऐसा भी नहीं कि 1 साल में निकल जाता है। 17 साल बाद क्या किसका? अरे मैं ये नहीं कह रहा हूँ, वो तो तुम्हें बहुत मिल जाएंगे। तो 30 साल बाद क्या 50 साल में एक ने 50 साल में निकाला था, 4 निकालना क्या? हाँ मैं ये कह रहा हूँ अगर आपके अंदर थोड़ा पोटेंशियल है, सही है, तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि नीट के लिए 3 साल होती हैं मिनिमम, मतलब 3 साल में आपका सिलेक्शन हो जाएगा अगर आप सही पढ़ाई मेहनत कर रहे हो तो। अब आपने कब से मेहनत स्टार्ट की वो आपके ऊपर डिपेंड है। ऐसा नहीं कि खाली एक दिन नीट कोचिंग में आ गए तो तब से मैं तैयारी कर रहा हूँ, मतलब प्रॉपर तुमने मेहनत से कितनी साल तैयारी। जैसे किसी बच्चे लग रहा है मैं आपकी साल से मेहनत से लगाऊंगा, तो अब तुम जोड़ लो अगले 3 साल कि 3 साल में आपका सिलेक्शन हो जाना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो तुम खुद अपने आप से बोर हो जाओगे, फिर तुम्हें खुद लगेगा क्या कर रहा हूँ मैं। मैंने बेटा ऐसे अपने बहुत दोस्त देखे जो अभी भी तैयारी कर रहे हैं, और अब वो ये कहते हैं कि खाली चाय पीने में मजा आता है, वो तैयारी वाली कुछ नहीं होती है, बस खाली बस तैयारी नाम है, तैयारी चल रही है और कुछ नहीं है। शादी तो कोई नहीं करेगा, करके आना है कुछ, करके तो नहीं जाएंगे। अब सोचो ऐसे बच्चों को क्या होता है, एज हो गई पूरी, बीएससी की नहीं, क्योंकि डॉक्टर बनना था उन्हें, स्टार्टिंग सपना था एमबीएस बनना, बीएससी भी नहीं की, ना कोई बीएड किया, ना कोई बीटीसी किया, और अभी भी क्या है इंटर में बस, और ज्ञान का भंडार है पूरा। क्या करोगे बताओ, सिलेक्शन हो नहीं रहा है तो क्या कर रहा है, कानपुर के नुक्कड़ों में चाय पी रहे हैं बस, समझ रहे हो, और कन्याओं को देख रहे हैं उधर। तो मैं ये कह रहा हूँ
ऐसी कंडीशन ना हो आप लोगों की, 3 साल ही किसी तरीके के लिए बहुत होते हैं, आप लोग 3 साल दिल लगा के मेहनत कर लो। अगर सिलेक्शन ना हो तो मान लेना कि ठीक है यार जो भी है ज्यादा सही है, और हो जाए तो हो जाएगा, मुझे लग रहा है 3 साल बहुत होती है। 1 साल में बच्चा चीजें मैनेज करता है, अगर मेहनत से कर रहा है तो 1 साल में मैनेज करता है, 2 साल में वो लग जाता है याद करने में, 3 साल में फाइनल सिलेक्शन ले लेता है। अब वैसे तो सिलेक्शन क्या 5 साल के 10 साल में भी बच्चों ने लिए, 10 साल के बाद लिए, लेकिन क्या यही काम है तुम्हारे लिए? ना भाई तुम्हारे गार्जियन इतने अच्छे हैं घर से कि तुम्हें 10 साल तक फ्री रखेंगे, वो 3 साल बाद पहन लेंगे जरूरत। और घर में क्या कर रहे हैं, या कहेंगे हरियाणा से वो उसका लड़का 50,000 लेके आया है, तो खुद में लगेगा यार मैं बताओ घर वालों से रिचार्ज करवा रहा हूँ और वो हमारा पड़ोसी तहरा वो 50,000 1 लाख रुपए कमा लाया, तो अपने आप में कोई क्या लगता है बेटा? अभी आपको ये फीलिंग आपसे अच्छी कौन जानता? अभी जानते, अभी तो कोई बात नहीं, आपकी स्टूडेंट लाइफ है, आज से 2 साल बाद देखना, 3 साल बाद आपको कहते हुए बहुत बेकार लगेगा कि पापा फोन का रिचार्ज करवा देना, तुम्हें खुद में बेकार लगेगा कि मैं क्या कह रहा हूँ पापा से अपने। सोचो कितनी ये बातें बेटा आप सोच नहीं सकते। और अगर कोई मिडिल फैमिली से तो जानता है कि 300 रुपए का रिचार्ज के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। 300 रुपए का रिचार्ज है और ये रिचार्ज करने के लिए बेटा हर महीना एक मिडिल फैमिली के लिए अच्छी, मतलब घर में 2-3 फोन है तो उसे करवाने मिलेंगे तो वही कह रहा हूँ, तो इसीलिए बेटा आप लोग मेहनत कर लो, 2-3 साल मेहनत कर लो तो फ्यूचर में बहुत अच्छा होगा। ठीक है, चलो अगले देखो, अगले क्या लिखा है, A plasma in inactive state, injury or trauma is stimulate the platelets in the blood to release certain factor which activate the mechanism of coagulation। आपको पता है ब्लड क्लॉटिंग के लिए फैक्टर होते हैं ना, क्लॉटिंग फैक्टर। ठीक है, अगले कह रहा है फैक्टर रिलीज बाय द टिश्यू एट द साइट ऑफ इंजरी आल्सो कैन इनिशिएट कोगुलेशन। कैल्शियम आयन अभी इंपॉर्टेंट है बेटा, यहां स्टार्ट नाउ। कैल्शियम आयन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन क्लॉटिंग। वो ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि बताओ कौन से आयन्स होते हैं जो ब्लड क्लॉटिंग में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, तो कौन से आयन होते हैं, कैल्शियम आयन। यहाँ पे भी बेटा अच्छा ये बताओ, इसके अलावा बताओ कैल्शियम आयन और कहाँ पे प्ले इंपॉर्टेंट रोल करते हैं हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा, बताओ। कैल्शियम आयन इसके अलावा हमारी बॉडी में और कहाँ पे इंपॉर्टेंट होते हैं, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में बेटा। विदाउट मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के वो विदाउट कैल्शियम आयन के मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा ही नहीं। आप लोग पता है ये कैल्शियम आयन कहाँ बाइंड होते हैं, ट्रोपोनिन से, और जब ट्रोपोनिन से बाइंड होते हैं तो मास्किंग हटाता है, तभी तो तुम्हारा एक्टिन फिलामेंट, ये मायोसिन फिलामेंट का हेड एक्टिन में क्या होता है, फिट होता है, समझ गए आप लोग। तो वहां पे भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कौन करता है, कैल्शियम आयन, और यहाँ पे भी कौन करता है। तभी आपने देखा होगा जो बूढ़े लोग हो जाते हैं, कौन से जाते हैं, बूढ़े लोग हो जाते हैं, तो उनमें लगभग कैल्शियम आयन की कमी जाती है, और इसीलिए बेटा उनकी जकड़न होती है बहुत ठंडों में। आपने देखा होगा बैठ जाए तो खड़े नहीं मिलता है, खड़े जाए तो बेड नहीं मिलता है, इसका रीजन यही तो है, और क्या है। ठीक है, क्लियर हुआ इतना? ठीक है, तो अगले हमारा जो टॉपिक होगा वो क्या होगा बेटा, लिम्ब। क्या होगा, लिम्ब। अब सुनो और बातें सुनो। देखो अगर हम लिम्फ की बात करें, बोलो मत बेटा, अगर हम लिम्फ की बात करें तो मैंने कहा था लिम्फ कहीं और कहीं से नहीं आ रहा है। अगर आपसे पूछे बताओ लिम्फ का काम क्या होता है, तो सबसे पहले एक काम होता है जो हेल्प करता है हमारा इम्यून सिस्टम में। किसमें हेल्प करता है, इम्यून सिस्टम में, यानी कि मैंने कहा था लिम्फ नोड होती हैं। अच्छा एक लिम्फ का काम वो भी तो होता है, आपने देखा होगा डाइजेशन होता है, डाइजेशन। जब मैंने पढ़ा था चैप्टर डाइजेशन पढ़ाया था, तो मैंने कहा था फैट का एब्जॉर्प्शन कौन करता है बताओ, लिम्फ ही तो करता है। आपको पता होगा बिलाई वाला रीजन होता है, वहां पे लैक्टियर, मैंने कहा लैक्टियर, जो लिम्फ वेसल्स होती हैं उन्हें क्या बोलते हैं, लैक्टियर, और वो क्या करती हैं, लिम्फ को एब्जॉर्ब, वो भी काम होता है लिम्फ का। दूसरा काम, पहला काम इंपॉर्टेंट क्या है, इम्यूनिटी में हेल्प करना, क्योंकि इसके बाद डब्ल्यूबीसी होती है। दूसरा मैंने कहा था कि वहां पे फैट को ऑब्जर्व करना। तीसरा एक काम और करता है, ये जो सेल होती है, सेल इधर देखो, जैसे ये बेटा कोई सेल है और ये क्या है, ब्लड कैपिलरी, ये क्या है, तो ये बीच में होता है यहाँ पे, तो इसका मतलब ये काम करता है मिडिल मैन की तरह। मिडिल मैन का मतलब क्या होता है, बीच का आदमी। अब वैसे बीच का आदमी लड़ाई करवाने वाला, यहाँ पे देखो, यहाँ से O2 जाएगी और CO2 आएगी, तो उन दोनों का क्या कर रहा है, मिडिल मैन की तरह काम कर रहा है, मतलब बीच के आदमी की तरह।
तो इसके 3 काम है 4 काम है बस, और उसका कोई काम नहीं, बाद में जाके ये हार्ट में ब्लड में मिल जाता है। समझ गए आप लोग? तो पढ़े इसके बारे में। अब मैंने कहा था लिम्फ बनता कैसे, तो मैंने कहा था फिल्टर हो जाता है ब्लड, और उस वही क्या बनता है लिम्फ, बिल्कुल ब्लड की तरह होता है लिम्फ। सही है, सब कुछ होता है, खाली क्या नहीं होता है आरबीसी। सही है, और कुछ प्रोटीन्स नहीं होती। तो यहाँ पे देखो हेडिंग आ गया, सही हूं ना, यहीं से स्टार्ट होगा। अरे अच्छा ठीक है, ठीक। यहाँ पे देखो बेटा कह रहा है एज द ब्लड पासेस थ्रू द कैपिलरी, किससे ब्लड पास होता है, कैपिलरी से इन टिश्यू। अच्छा आप लोगों को ये पता है कैपिलरी क्या होती है? सब बच्चों को नहीं पता है तो पूछा करो, कैपिलरी क्या होती है? ये देखो जैसे ये आर्टरी है, क्या है आर्टरी है, जब आर्टरी छोटे छोटे पार्ट में और डिवाइड हो जाती है सेल के पास जाके, तो उसे बोलते हैं आर्ट्रियोल। क्या बोलते हैं? और आर्ट्रियोल जैसे ये सेल है, अब ये आर्ट्रियोल और छोटी हो जाएगी यहाँ पे, तो इसी को बोलते हैं कैपिलरी। सही है, और इसके बाद जो स्टार्ट होंगी वो क्या होंगी, वेन्स, यानी वेन्यूल, इसके बाद वेन्स। तो कैपिलरी वो जगह होती है जहाँ पे O2 CO2 एक्सचेंज, यानी कोई भी न्यूट्रिएंट्स हमारी सेल से क्या होता है, एक्सचेंज होता है, वो जगह कौन सी होती है, कैपिलरी। सही है, कैपिलरी को ना तो हम वेन बोल सकते हैं ना ही बोल सकते हैं आर्टरी, मतलब सबसे छोटी जो होती है सेल के पास वो क्या होती है, कैपिलरी, वही ब्लड वेसल्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कह रहा है some water along with many small water soluble substance move out into the space between the cell of tissue, leaving the larger proteins and most of the foreign element in the blood vessels. This fluid released out is called the interstitial fluid, या किस क्या बोलते हैं इसको, tissue fluid. It has the same mineral distribution as that in plasma. प्लाज्मा की तरह सेम होता है बिल्कुल, जैसे प्लाज्मा में प्रोटीन्स होती हैं, क्लोरोटिक फैक्टर होते हैं, आयंस होते हैं, सब कुछ इसके पास भी होता है। कह रहा है एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स गैसेस etc between the blood and the cell always occur through the fluid and elaborate network of vessels called, क्या बोलते हैं इसको बेटा, lymphatic system। क्या बोलते हैं? और अगले कह रहा है collect this fluid and drain it back to the major veins. The fluid present in the lymphatic system is called the lymph. और उसे क्या बोलते हैं, lymph। lymph का हिंदी बोलते हैं लसिका। क्या बोलते हैं, लसिका। और उसमें सब कुछ होता है, कहते प्लाज्मा की तरह होता है सब कुछ, और WBC भी होती है, खाली क्या नहीं होती, RBC। अगले कह रहा है बेटा लिम्फ इज कलरलेस फ्लूइड होता है क्योंकि उसके पास क्या नहीं होती है, RBC, स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर द इम्यून रिस्पांस। अब ये कह रहा है देखो इसके पास लिम्फोसाइट होती हैं, लिम्फोसाइट मतलब WBC का टाइप है जो। और अगले कह रहा है बेटा लिम्फ इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट कैरियर फॉर न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन etc। फैट, अब यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है, फैट आर एब्जॉर्ब थ्रू द लिम्फ इन द लैक्टियल प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। जो मैंने अभी कहा था आपको कि फैट का अब्जॉर्प्शन कौन करता है, लिम्फ ही करता है। कौन करता है, लिम्फ। तो फिर सुनो, ये बोलो मत, लिम्फ का मैंने क्या बताया, मैंने ये कहा लिम्फ का मतलब होता है खाली कि जो ब्लड फिल्टर हो रहा है, यानी कि ब्लड वेसल से, और उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, लिम्फ बोल रहे हैं। लिम्फ का काम ये भी तो हो सकता है कि हार्मोन्स वगैरह किसी सब्सटेंस को ट्रांसफर करना कर सकता है यहाँ। इसके बाद दूसरी बात अगर हम बोले तो लिम्फ का काम क्या होता है, बेसिक काम होता है इम्यूनिटी में, क्योंकि इसके पास क्या होती है, लिम्फोसाइट, और लिम्फोसाइट किसका पार्ट है, WBC का। और मैंने कहा था WBC का पार्ट है तो लिम्फोसाइट, T लिम्फोसाइट और B लिम्फोसाइट, ध्यान है आपको, जो हमने पढ़ा था मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। तो मैं ऐसे बोलूंगा कि बेसिकली कहते ये ब्लड की तरह होता है, खाली कलरलेस होता है। कैसा होता है, कलरलेस। क्लियर हुआ? तो इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पूछना है, बस इतना ही आपको ध्यान रखना है, यही चीज है। अगले जो बेटा हमारा टॉपिक आता है वो कौन सा आता है, सर्कुलेटरी पाथवे। चलो पढ़ो इसे एक बार, पीछे का रिवाइज करो इससे, ठीक है, पढ़ाना। कोई डाउट हो तो मुझसे क्लियर करो। कल हम लोग पढ़ेंगे हार्ट के बारे में, ठीक है, कल संडे है। कल का मतलब मेरा परसों होता है, मंडे को।
सीधे कॉलेज से आ रहे हो? क्या करने गए थे कॉलेज आज? साइन करने। बच्चे बेचारे बहुत परेशान होते हैं। अब आप लोग दो नावों में बैठोगे तो परेशान थोड़ा बहुत होना ही पड़ेगा। दो नाव का मतलब है एक तरफ आप बीएससी भी कर रहे हो, एक तरफ ये भी कर रहे हो, लेकिन इसमें खतरा कम है ना। फायदे में हो, लेकिन आप लोग तो इसकी टेंशन मत लिया करो बीएससी बीएससी की, ठीक है। खाली आप लोग पेपर दिया करो जैसे ही आप पेपर दिया करो आराम से, ऊपर वाले का नाम लेके, जैसा हो भगवान भरोसे, ठीक है। और पास हो जाओगे, इतना पक्का बता है। आप बीएससी के लिए भंडारा बोलेगा। आप लोग पता है ये सब चीजें होती हैं। मैं आपको कई बार बता हूँ, बीएससी हुआ, बीएड हुआ, ये सब खाली डिग्री आपको मिल जाए बस। ये आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए बस खाली, उसका ज्ञान कुछ काम नहीं आता। सही है। आप लोग बताओ, बीएड वाले अगर कोई बीएड कर रहा है मान लिया, तो ऐसा कौन सा टीचर है जो बीएड वाला पढ़ाता है? भाई पढ़ाना क्या है तुमको? बायोलॉजी पढ़ाना है। बीएड में तो बायोलॉजी कोई सब्जेक्ट ही नहीं है, तो क्या करें बताओ? अब अभी मैंने बीएड किया था, ठीक है, मैंने बताया तुम्हें, मुझे अब भी एक भी सब्जेक्ट के नाम नहीं बताए कौन कौन से थे 2 सालों में, और ना मुझे ये पता है कि मैं लिख के क्या आया था पेपर में। और बेटा हम लोग 5 लोग कर रहे थे, टीचर सबसे ज्यादा नंबर मेरे आए थे। मैंने क्या बात है। तो इसका मतलब ये है कि आप लोग इतना, अगर आप यहाँ पे अच्छे से पढ़ रहे हो तो मुझे लग रहा है अगर आप बीएससी में आपने क्या लिया है वही लिया होगा। अरे फर्स्ट ईयर नहीं, सेकंड ईयर नहीं, फाइनल में कौन बच्चे यहाँ पे? फाइनल में कौन कौन है? मतलब थर्ड ईयर किसका है? आप लोगों ने क्या लिया है? सबने जूलॉजी वर्ड लिया है, तुमने क्या लिया? क्यों? तुमने केमिस्ट्री जूलॉजी क्यों लिया है? क्या करना है बेटा? ये आपने कॉम्बिनेशन वर्ड लिया अपना, आपको पता था ये बात? अरे मैं बता रहा हूँ, अरे वे समझना जरूरी है, उसमें क्या दिक्कत है? बाद में आप लोग दिक्कत, उससे क्या फायदा? सुनो बेटा, जैसे सपोज आप लोग क्या कर रहे हो? अब बेटा सुन लो, आप लोग सपोज आप लोग जैसे 3 साल का बीएससी हो गया यहाँ पर, ठीक है, और आपका एक माइंड चेंज हो गया कि डॉक्टर नहीं बनना कठिन है, मैं टीचर बनूंगा, सपोज मानो, सही है। और आप लोग करने लगे क्या? आपने एग्जाम दिया टीजीटी का, किसका दिया? तो बेटा ये बोल क्यों रहा है? टीजीटी का एग्जाम दोगे तो आप लोगों को खाली बायोलॉजी का पेपर नहीं होगा, आप लोगों का साइंस का होगा, जिसमें आप लोग फिजिक्स भी दोगे, केमिस्ट्री भी दोगे और बायोलॉजी भी दोगे। अगर आपने खाली जियोलॉजी बॉटनी लिया होता तो आपका किसका पेपर होता? खाली ओनली बायोलॉजी का। ये फायदा होता है। और जब आप लोग फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों का दे सकते थे तो एमबीए निकाल देते। ये भी सोचने वाली बात है। तो आप लोग ये गलती मत करना, केमिस्ट्री जिसने कर ली तो बाद में केमिस्ट्री जियोलॉजी मत लेना, जियोलॉजी बॉटनी लेना, जिससे आपको कॉम्बिनेशन बन जाए बायोलॉजी का। अब आप अच्छा चलो कोई बात नहीं, ऐसा होता है कभी कुछ बच्चों को पता भी नहीं होता है, ले लेते हैं। हाँ तो ऐसे बोलो, मैं कब कह रहा हूँ कि हम मास्टर बनूं, मैं तो कह रहा हूँ डॉक्टर बनूं। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि फ्यूचर में आपका कॉम्बिनेशन ना बिगड़े, इसलिए बता रहा हूँ। चलो कोई बात नहीं, जो अभी आपने लिया है। अब इधर आ जाओ। अच्छा सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सर्कुलेटरी पाथवे। किस बात करते हैं? पाथवे का मतलब क्या होता है? रास्ता। और सर्कुलेशन का रास्ता कैसा होता है वो हम समझेंगे, ठीक है। सर्कुलेटरी पाथवे का मतलब मैंने कहा था, आपके जो एनिमल्स होते हैं जितने भी, बेटा बोलो मत, आप कौन बोल रहा है? सो गए क्या आप लोग? सो रहे क्या सभी लोग? एक्टिव हो? ठीक है। इधर देखो, मैंने कहा था सर्कुलेटरी पाथवे जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? एक टाइप होता है ओपन और एक टाइप होता है क्लोज। ओपन का मतलब मैंने कहा था जहां पे आर्टरी और वेन्स ना हो। जैसे ब्लड वेसल्स में हमारा ब्लड होता है
ऐसा ना हो, एक कैविटी हो और उसमें ब्लड भरा हो, उसमें ऑर्गन क्या हो, डूबे हुए, उस वाले टाइप को बोलते हैं ओपन टाइप। क्या बोलते हैं? जैसे इंसेक्ट, जितने भी इंसेक्ट होते हैं आर्थ्रोपोड्स, इंसेक्ट में सारा क्या कौन सा टाइप होता है? ओपन टाइप। आप मक्खी है उसको पकड़ना हो दबाना, ठीक है? तो ये आप लोग क्या करना, ब्लड से उसका करके देखना, तो आपको लगेगा कि पूरा उसका एक कैविटी है, उसमें ब्लड भरा हुआ है, ठीक है? जो भी होगा वो भरा हुआ होगा। हाँ, मच्छर में भी, हाँ ऑर्गन भी नहीं दिखेंगे आपको, तो आप बड़ा ऑर्गन एनिमल लेना, बर्र ले लेना, बर्र 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 बर्रैया, बर्र का नाम आ रहा है, बर्रैया आ रहा है। इधर देखो, अरे बेटा मेरा भी गाँव है, गाँव से आता हूँ, ऐसा नहीं मुकेश अंबानी घर से आता हूँ। इधर देखो, अब अगले देखो, अगली चीज सुनो। दूसरा क्या होता है? एक होता है क्लोज टैब। कौन सा होता है? क्लोज। और क्लोज टैब का मतलब होता है जहाँ पे आर्टरी और वेन्स क्या होती हैं? प्रेजेंट होती हैं, यानी कि जो ब्लड होता है हमारा, ब्लड होता है वो आर्टरी और वेन्स में क्या करता है? सर्कुलेट करता है। तो इसका मतलब उसे क्या बोलते हैं हम लोग? क्लोज टैब। क्या बोलते हैं? ये बात समझ गए आप लोग? ठीक है। तो यहाँ, अरे बेटा बोलो मतलब आप लोग। तो यहाँ पे ओपन का मतलब क्या है? जहाँ पे देखो जैसे आर्थ्रोपोड्स हो गए, मोलस्क हो गए, इन विच ब्लड पंप्ड बाय द हार्ट, हार्ट तो होता है, लेकिन यहाँ पे लार्ज वेसल्स इनटू ओपन स्पेस, जिसे क्या बोलते हैं? बॉडी कैविटी। और बॉडी कैविटी का नाम क्या होता है? साइनसेस। क्या बोलते हैं? और कह रहा है बेटा एनिलिड्स एंड कॉर्डेट हैव अ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसके पास ब्लड पंप होता है हार्ट के द्वारा। और कह रहा है यहाँ पे एक नेटवर्क होता है। क्या होता है? किसका? ब्लड वेसल्स का, यानी कि आर्टरी और वेन्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। कह रहा है दिस पैटर्न इज कंसीडर्ड टू बी मोर एडवांटेजेस ऑफ द फ्लो ऑफ फ्लूइड कैन बी मोर प्रिसाइजली रेगुलेटेड। आप लोग बताओ बेटा, अगर कोई आर्टरी और वेन्स में ब्लड सर्कुलेट कर रहा है, ब्लड वेसल्स में कर रहा है, तो क्या वो ज्यादा सेफ नहीं होगा कंपेयर टू ओपन वाले के? होगा, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर रास्ता है ब्लड का कि कौन कौन सी सेल तक प्रॉपर जाना होता है, ठीक है? तो यहाँ पे एक रास्ता है ना पूरा बना हुआ, तो इसका मतलब ये क्लोज वाला क्या होता है? ज्यादा अच्छा होता है कंपेयर टू ओपन वाले से, ठीक है? अब यहाँ पे एक बात सुनो बेटा, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि जो ये यहाँ पे जो बात करेगा वो इस टॉपिक में ये करेगा कि हमारा जो हार्ट होता है वो कितने चैम्बर होता है और कैसे करके ब्लड सर्कुलेशन होता है। तो मैं आपको एक बार दिखा रहा हूँ सब पर, ठीक है? फिर हम लोग पढ़ेंगे इसको, क्योंकि ये वाली कहानी, कथा कहानी आपको लाइनों में अच्छी लगेगी, मैं वैसे आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फिश। किसकी बात करते हैं? आपको पता होगा फिश के पास कितने चैम्बर होता है? 2 चैम्बर। एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स के पास कितने चैम्बर होता है? 3 चैम्बर। और मैमल्स के पास? ये सब आपको पता है। अब यहाँ पे देखो, ये बताना क्या चाह रहा था वहां पे, यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ। यहाँ पे सबसे पहले फिश के पास होता है बेटा 2 चैम्बर। और 2 चैम्बर का मतलब क्या होता है? एक एट्रियम और एक वेंट्रिकल। एक तो होगा एक एट्रियम और एक, यहाँ पे मैं 2 चैम्बर हार्ट बना ले रहा हूँ, ऐसा होता है ऐसे। ये क्या है बेटा? एट्रियम, और ये क्या है? वेंट्रिकुलर, ठीक है? यहाँ पे तो देखो, सबसे पहले फिश की बात करें तो यहाँ पे कितने चैम्बर होता है बेटा? 2 चैम्बर होता है। यहाँ पे एक होता है एट्रियम और एक होता है, यानी कि ये क्या है? एट्रियम, और ये क्या है? वेंट्रिकल। इसके बाद अगर फिश के बाद हम आए तो आएंगे एम्फीबियंस पे। किस पे आएंगे? एम्फीबियंस किसे बोलते हैं? किसे बोलते हैं? क्रॉप। और यानी कि वाटर में भी रहते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? और साथ में हम जोड़ देना किसको? और इसमें जो होता है यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, बोलते हैं क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल के पास कौन चैम्बर होता है? 4 चैम्बर। यहाँ पे इनके पास जो हार्ट होता है वो होता है 3 चैम्बर। कितने में होता है? 3 चैम्बर। यानी कि यहाँ पे 2 एट्रियम होते हैं और एक क्या होता है बेटा? जैसे ये है, ये राइट एट्रियम है, और ये क्या है? और ये क्या है? वेंट्रिकल। सही है? ये कहानी है। इसके बाद यहाँ पे इसका ये क्या होता है? गिल्स। क्या होते हैं? गिल्स मानो या लंग्स मानो? लंग्स मानो, कई बार गिल्स को मानो।
लंग्स होते हैं, और लेकिन मछलियों के पास क्या होते हैं? गिल्स। क्या होते हैं? गिल्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग बताओ ये क्या है? गिल्स है। क्या है? यहाँ पे क्या होता है? देखो यहाँ पे क्या होता है? गिल्स जो होते हैं यहाँ पे ऑक्सीजन जाएगा और यहाँ से कहाँ जाएगा? एट्रियम के लिए। कहाँ जाएगा? ये ऑक्सीजन गया और एट्रियम से कहाँ जाएगा? वेंट्रिकल के लिए, और वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा? सेल के लिए। कहाँ जाएगा? ये सेल है, टिश्यू मान लो कुछ भी। यहाँ पे O2 दे दी जाएगी और यहाँ से क्या ले ली जाएगी? और CO2 वाला ब्लड कहाँ जाएगा? फिर से गिल्स के लिए, और यहाँ पे CO2 क्या कर दी जाएगी बेटा? बाहर। आप लोग बताओ यहाँ पे क्या एक बार ब्लड जो होगा हार्ट में नहीं गया क्या? एक ही बार तो गया है, इसीलिए इसको बोलते हैं सिंगल सर्कुलेशन। क्या बोलते हैं? हमारा जो ब्लड होता है वो 2 बार हार्ट में जाता है। कितनी बार जाता है? 2 बार। एक बार लंग से ब्लड आया हार्ट के लिए और हार्ट ने फिर भेजा, और एक बार सेल से आया हार्ट के लिए और हार्ट ने फिर भेजा। कैसे? लंग्स के लिए। तो इसका मतलब ये बताओ यहाँ पे क्या 2 बार हार्ट में नहीं आया ब्लड, और 2 बार आया हार्ट में, इसीलिए यहाँ पे इसको बोलते हैं डबल सर्कुलेशन, जो हम लोगों में होता है। लेकिन यहाँ पे कैसा होता है? सिंगल। यानी कि एक बार ब्लड गया ऑक्सीजन वाला एट्रियम में, इसके बाद वेंट्रिकल में, इसके बाद वेंट्रिकल से सेल के लिए, और सेल से CO2 लेके फिर से आगे कहाँ? गिल्स के पास, और गिल्स के पास आने के बाद क्या हुआ? बाहर निकाल दी। समझ गए आप लोग? ये वाला क्लियर हुआ? दूसरा समझो, यहाँ पे क्या होता है बेटा? ये लंग्स है और ये क्या है? सेल है। क्या है? सही है। आप लोग बताओ सेल से जब ब्लड आएगा तो वो कैसा आएगा? CO2 वाला। कैसा आएगा? क्योंकि CO2 लेके आएगा सेल से, आ गया हार्ट में। ये क्या है? और CO2 वाला कहाँ जाएगा? वेंट्रिकल में। कहाँ जाएगा? और वेंट्रिकल में आने के बाद कहाँ जाता है? लंग्स के पास। ये कौन सा है? CO2 वाला। और लंग्स को CO2 निकाल देगा और यहाँ से क्या ले लेगा? और O2 वाला ब्लड कहाँ आएगा? आ गया। और O2 वाला यहाँ से कहाँ जाएगा? यहाँ वेंट्रिकल में, और इसके बाद कहाँ जाएगा? सेल के लिए, और सेल से CO2 फिर से ले लेगा। आप लोग बताओ यहाँ पे क्या मिक्सिंग ऑफ ब्लड नहीं हो रहा है? यहाँ पे जाके इसमें चैम्बर में जाके, तो इसीलिए बोलते हैं कि 3 चैम्बर हार्ट होता है, वहां पे मिक्सिंग ऑफ ब्लड होता है। क्या होता है? मिक्सिंग ऑफ ब्लड। यानी कि ऑक्सीजन और CO2 वाला ब्लड दोनों कैसे रहते हैं? मिक्स रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे वेंट्रिकल क्या है? एक ही है। समझ गए आप लोग? तो यहाँ पे इसको हम लोग बोलते हैं, कंप्लीट नहीं बोलते, लेकिन इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, यानी कि कंप्लीट नहीं है। कैसा है? इनकम्प्लीट। तो यहाँ पे ये वाली कहानी समझ गए? अगर आप चाहो छोटा डायग्राम बना दो, जिससे आप लोगों को फिर ध्यान रहेगा। मगरमच्छ की 4 होती है। बनाओ ये। लड़कियां तो पहले पढ़ने से मुझे लड़कियां घर वाले बहुत सुनाते हैं। ये देखो इधर
एक किताब पे बना दूं, फिर आपको सब नीचे पढ़ने के लिए नहीं तो सही लगेगा, ऐसे पढ़ना नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसी सब में चलो ठीक है, कल पढ़ते हैं। रात में पढ़ते हैं, ठीक है।